आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पेनाज त्यागी। मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में अभी महीना भर भी पूरा नहीं किया है, लेकिन इस बीच एक केंद्रीय मंत्री पर लगे रेप के आरोप ने देश की सियासत को गरमा दिया है। एक केंद्रीय मंत्री पर बलात्कार के इल्जाम से देश की सियासत में भूचाल। इस बीच एक केंद्रीय मंत्री पर लगे रेप के आरोप ने देश की सियासत को गरमा दिया है। एक केंद्रीय मंत्री पर बलात्कार के इल्जाम से देश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस मोदी सरकार पर अटैक कर रही है। सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। महिला संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार बनने के 1 महीने के भीतर बड़ी मुसीबत में फंसी है, लेकिन बीजेपी केंद्रीय मंत्री निहाल चंद को क्लीन चिट दे रही है। खुद मंत्री इल्जामों को खारिज कर रहे हैं। आखिर क्या है बलात्कार के इल्जाम में सच्चाई? कौन सच्चा है, कौन झूठा? न्यूज नेशन पहुंचा ये जानने के लिए राजस्थान के उस गांव में जहां बलात्कार का इल्जाम लगाने वाली महिला रहती है। आज ये महिला खुद न्यूज नेशन पर आप बीती सुनाएगी। तो मंत्री जी अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन मंत्री पर आरोप लगाने वाली महिला ने न्यूज नेशन के जरिए अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी को पूरे देश को सुनाने की कोशिश की है। दिल्ली से 425 किलोमीटर दूर ये लड़ाई लड़ने हम यहाँ आए हैं क्योंकि एक महिला, एक लड़की अकेली लड़ाई लड़ रही है अपने सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ, अपने रेप के मामले के खिलाफ, और एक ऐसे आदमी के खिलाफ जो राजस्थान में नहीं केंद्र में भी पावरफुल है, ताकतवर है, शक्तिशाली राजनेता है। तो इस लड़ाई को लड़ना आसान काम नहीं है। ये यहाँ आकर लगता है। मेरे साथ हैं वो पीड़िता। क्या हुआ आप मुझे ये बताइए पहले बात। मेरी शादी 20/12/2010 को ओम प्रकाश गोदारा से हुई थी और मैं अपने ससुराल 2 SGR पीलीबंगा हनुमानगढ़ में 1 महीना रही। उसके बाद में हम लोग जयपुर चले गए और वहां जाने के बाद में उसने खाने पीने की चीजों में नशा डालना शुरू कर दिया और निहाल चंद मेघवाल, राधेराम गोदारा, तेज सिंह गोतिया, पुष्पेंद्र भारद्वाज और इन लोगों को लेके आता था और मैंने हल्के नशे में इन लोगों को, इनमें से कुछ लोगों को मैं पहचानती हूँ और जो बाकी जब मुझे पता चला और तो मैंने अपने पति से बोला तो उसने बोला कि तुझे आज पता चला, ये सब तेरे साथ कब का हो रहा है और तुझे ये सब करना पड़ेगा। और मुझे बंद करके रखते थे कमरे में और मारपीट भी करते थे और धमकियां भी देते थे कि तेरी बहनों को उठवा लेंगे। और फिर धीरे धीरे ये सब 6 महीने 7 महीने बीत गए। फिर मेरे चाचा जी मुझे लेने के लिए जयपुर आए तो मेरे चाचा जी को उन्होंने बंद करके रखा और उनके साथ भी मारपीट की। और फिर मेरे चाचा जी और मुझे 2 SGR ले आए। यहाँ पे लाके थाने में जबरदस्ती मुझसे लिखवा लिया कि मैं अपनी पियर नहीं जाना चाहती। मेरे पियर वाले मुझे लेने नहीं आए। और फिर जब मेरे चाचा ने गांव में आके ये बात बताई तो गांव वालों ने पंचायत रखी। फिर हम 29/9/2011 को पंचायत में आए थे। फिर पंचायत में मैंने बोला कि मैं अपने पियर वापस जाना चाहती हूँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो ओम प्रकाश गोदारा मेरा पिता, उसने पंचायत के फैसले को नहीं माना और चारों तरफ नाकाबंदी करवा दी। मेरे परिवार वालों को गिरफ्तार करवा दिया, उनपे अपहरण का केस दर्ज करवा के। और फिर मुझे खेत में छुप के रहना पड़ा। आधी रात के करीब मैं अपने घर पे पहुंची और फिर हमने 1/10/2011 को FIR दर्ज करवाई हरियाणा में दहेज के लिए। जयपुर में हमने केस दर्ज करवाया तो श्यामनगर थाना में गए। वहाँ पे उन्होंने, वहाँ तो केस दर्ज नहीं हुआ था आपका श्यामनगर थाने में? श्यामनगर थाना में उन्होंने केस दर्ज नहीं किया। और फिर हमने इस्तगासा किया। इस्तगासा के द्वारा हम FIR दर्ज वैशाली नगर थाना में हुई थी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बोला कि क्यों इतने बड़े बड़े लोगों से के खिलाफ बोल रहे हो और कुछ नहीं बनना इनका, अपने घर पे चले जाओ और बेइज्जती क्यों करवाते हो। जी। तो आपको डर नहीं लगा था तब? मुझे डर भी था और जब हमने केस दर्ज करवाया और मुझे लड़ाई लड़नी थी, इसलिए मैंने अभी तक अपनी लड़ाई जारी रख रखी है। तो आपको कैसे पता चला? आपका तो हस्बैंड थे, पति थे, वो शादी आपकी कहाँ हुई थी? हरियाणा में? मेरी शादी हरियाणा में हुई थी। जो मेरा पति था ओम प्रकाश गोदारा, वो 2 SGR का रहने वाला था। तो फिर वहाँ से जयपुर कैसे चले गए आप? जयपुर लेकर गए वो आपको? हाँ जी। अच्छा, फिर कैसे पता चला आपको कि आपके साथ ये सब गड़बड़ हो रही है? जब आप कह रहे हो कि आप
दवा लेते थे, दवा दे देते थे या नशीली दवा देते थे? एक दिन मैंने खाना नहीं खाया था, खाना खा लेने का बहाना किया था। उस वक्त मेरा देवर वहाँ पे आया हुआ था और जो खाना था वो मैंने टॉयलेट में फेंक दिया था। और जब मेरे देवर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा तब मुझे पता चला। और फिर ओम प्रकाश गोदारा जो पति था उसने बोला कि तुझे आज पता चला, ये सब तेरे साथ कब का हो रहा है। और फिर उन लोगों ने मुझे कैद करके रखने लगे और घर वालों से बात भी नहीं करवाते थे। घर मिलने भी जाने नहीं देते थे आपको? घर पे नहीं मिलने जाने देते थे। और बस 6-7 महीने के बाद में जब मेरे चाचा जी लेने के लिए आए तो उनके साथ भी मारपीट की और जाने नहीं दिया था। फिर पंचायत रखी, उसके बाद में हम घर चले गए। जयपुर के होटल में भी आप रहे थे? जयपुर के होटल में और वैशाली नगर थाना, वैशाली नगर में भी उसका घर था, श्यामनगर में भी उसका घर था, मानसरोवर में भी था। और होटल मुस्कान पैलेस होटल था जयपुर में, वहाँ पे रहते। 1-2 होटल थे, उनके नाम पता नहीं। और तो अलग अलग जगह ले जाते थे आपको? हाँ जी, अलग अलग जगह पे रहता था। और आप कहाँ रहते थे वहाँ पे जयपुर में? मैं इन घरों में, इन होटल में वहीं पे रहती थी। मतलब जगह बदलते रहते थे घर? मैंने 15-20 दिन यहाँ पे रह लिए और फिर घर बदल लिया। यहाँ पे 15-20 दिन वहाँ पे रह लिया, फिर 2 SGR यहाँ पे आ गया और फिर वहाँ पे वापस। तो इन लोगों से कैसे संबंध था उनको, गोदारा का, जो आप नाम ले रहे हो, राजनेताओं का, पॉलिटिकल लीडर्स का? ये सब उसके साथ मिले हुए थे। और ये लोग आते थे, वो इनकी सीढ़ियां भी बनाता था और बोलता था कि ये सब मुझे राजनीति में आगे लेके मैं इनके द्वारा ये आगे जा सकता हूँ और मुझे पैसे चाहिए बहुत सारे जो मुझे इस तरह से मिल सकते हैं। आपको पता कि सीडी बनाता था वो? देखिए आपने कोई? उसके घर पे कैमरे लगे हुए थे और जो था वो टीवी में चलता रहता था। और जो हम पुलिस वालों को लेके गए थे तो कैमरे के निशान भी दिखाए थे उन लोगों को। तो ब्लैकमेल भी करते थे क्या? पैसा लेते थे राजनेताओं से? हाँ जी, पैसे लेते थे और उनको ब्लैकमेल करते थे। लेकिन जैसे अभी ये नाम ले रहे हो आप जिन नेताओं का, निहाल चंद जी का नाम ले रहे हो जो मंत्री भी हैं, आप पहचानते थे उनको? मैं उनको पहचानती हूँ और मैंने हल्के नशे में से कुछ लोगों की शक्ल देखी है। नहीं, मान लीजिए यदि पुलिस ने या किसी ने कोर्ट में पहचान करवाई, निशानदेही करवाई, तो आप निहाल चंद जी को पहचान सकते हो? हाँ जी, मैं उनको पहचान सकती हूँ। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई अब वो मंत्री हो गए इसलिए आप उनका नाम ले रहे हैं। नहीं, जिसमें कोई ऐसी राजनीति वाली बात नहीं है और हमें इनसे कोई लेना देना ऐसे नहीं है। हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए। जो अन्याय मेरे साथ हुआ है और इसके लिए हम लड़ रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। लेकिन पुलिस ने न्याय नहीं दिलाया आपको? पुलिस ने न्याय नहीं किया, ना ही तो हमारे 164 के बयान करवाए और जो कैमरे के निशान थे उन पे भी कोई जांच नहीं की, कोई पुख्ता जांच नहीं की, सिर्फ FR लगा दी। 164 में भी आपके बयान नहीं हुए? और फिर हमने क्राइम ब्रांच वालों को भी दिए थे और उन लोगों ने भी कोई जांच नहीं की। अब हम CBI की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो और दूसरी राजनीतिक लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, मार्क्स वाले हैं, कम्युनिस्ट वाले लोग हैं, कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया आपका? कोई भी मदद नहीं कर रहा है और जो मेरी मदद कर रहे हैं उन्हें भी खतरा है। यहाँ आपने मुख्यमंत्री भी अब तो महिला हैं, वसुंधरा जी हैं, क्या आपने मिलने की कोशिश की है या वो मिलना ही नहीं चाहते आपसे? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी गंगानगर आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे। और पहले हमने गहलोत से भी मिलके बात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था और किया कुछ भी नहीं था। जब मुख्यमंत्री थे गहलोत? हाँ जी। तो उन्होंने कुछ नहीं किया? तब उनको शिकायत की थी आपने? हाँ जी, शिकायत भी की थी और जगह जगह प्रदर्शन किया था। उनको ज्ञापन भी दिए थे तो भी कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है कि आजकल अभी वसुंधरा राजे जो हैं यहीं बीकानेर संभाग में आई हुई हैं, उनकी पूरी सरकार जो है, उनके कई मंत्री गंगानगर में हैं, तो आप मिलना चाहेंगे उनसे? मैं उनसे मिलना चाहूंगी और उनसे अपनी बात कहूंगी क्योंकि वो भी एक महिला है और वो मेरा दर्द समझेंगी। और मैं उनसे CBI जांच की मांग भी करेंगे। और आपको पता है निहाल चंद जी जो हैं वो केंद्र में मंत्री हैं, दिल्ली की सरकार में मंत्री हैं, तो उनका मामला तो प्रधानमंत्री देखते हैं। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री से आपको मिलना चाहिए या उन तक आपको बात पहुंचानी चाहिए? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने की अपील कर रही हूँ कुछ आप लोगों के द्वारा। और तो अगर वो मुझे 2 मिनट का वक्त दे तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी और अपनी बात कहूंगी। लेकिन आपको लगता है क्या कि इतने पावरफुल लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, उन पर ऐसी कोई शिकायत का कोई फर्क पड़ता है, हटाया जा सकता है या कोई सजा हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? मुझे कानून पे विश्वास है, न्याय पे विश्वास है और न्याय जरूर होगा एक ना एक दिन और इन लोगों को सजा मिलेगी।
लेकिन ये अकेली लड़ाई कैसे लड़ रहे हो? इतना टाइम हो गया, अब तो 2 साल से ज्यादा हो गए, 3 साल हो गए। मेरे परिवार वालों का सहयोग है, कुछ जनता का सहयोग है और कुछ आप मीडिया वालों का सहयोग है, और मैं अपनी लड़ाई जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ना चाहूंगी। क्या न्याय आप चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसमें सीबीआई जांच हो। तो जो आपने मामला दर्ज कराया है वो रेप का मामला दर्ज करवाया है, बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि क्या कोर्ट ने एफआईआर लगा दी, पहले पुलिस ने भी फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट बना दी, क्यों बनाई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट? सर ये सब पैसे के बलबूते पे और इनकी पहुंच के ताकत के बलबूते पे इतने साल इस केस को दबा के रख रखा था। हम लोगों ने निगरानी याचिका लगाई हुई थी और जिस पे कोर्ट ने भी फैसला दिया है, इन लोगों को सम्मन भेजे हैं और इस बार मुझे लगता है कि जरूर न्याय होगा। मुख्यमंत्री से आपको उम्मीद लग रही है कि होगा? मुख्यमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा कड़ी करने के लिए कहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी से? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी महिलाओं के लिए काफी कड़े कदम उठा रहे हैं, तो मैं भी उनसे अपील करती हूँ कि मुझे भी न्याय मिले। आप दिल्ली जाना चाहोगे उनसे मिलने के लिए यदि उनका मौका मिलता है तो? अगर मुझे मौका मिला उनसे मिलने का तो मैं दिल्ली जरूर जाऊंगी। लेकिन ये लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता मैं तब तक ये लड़ाई लड़ूंगी। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, अनशन पर बैठना पड़े, तब भी मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। आपको लगता है कि इस समाज में हमारा जो सिस्टम है उसमें औरतों को लड़ाई लड़ना आसान काम है? आसान काम नहीं है लड़ाई लड़ना, पर कुछ सहयोग है और जो मैंने न्याय के लिए अभी लड़ रही हूँ और मुझे न्याय चाहिए, और मैं जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता लड़ना चाहूंगी मैं। लेकिन समाज में तो ऐसा होता है जो बलात्कार की पीड़ित है महिला, उसी के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं ऐसा अनुभव होता आपको? खड़े हो जाते हैं क्योंकि अन्याय तो चाहे किसी पे भी हो वो अन्याय होता है, और जो मेरे साथ हुआ है मैं उस पे लड़ाई लड़ूंगी चाहे कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए। आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से? हाँ जी, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। शादी पर आपका भरोसा कुछ टूटा है? क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप रह रही थी, जिसने आपके साथ शादी की, आपने जिसके ऊपर भरोसा किया, उसी ने आपका भरोसा तोड़ा। इसमें बड़ा अपराधी कौन है? इसमें सबसे बड़ा अपराधी जो मेरा पति ओम प्रकाश गोदारा है वही है, क्योंकि अगर वो नहीं चाहता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और शादी जैसे रिश्ते का उसने मजाक बना रखा है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, राजनेता जो होते हैं, वो इसी तरह से महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं या करते हैं, ये ऐसा आपको लगता है या आपके साथ ही ऐसा हुआ है केवल? ऐसा हर जगह होता होगा, पर जो महिलाओं के साथ ऐसा करते, चाहे वो आम आदमी हो चाहे कोई नेता हो, सजा सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। लेकिन नेताओं को सजा मिलती है, आपको लगता है ऐसा? नेताओं को सजा मिले जरूर, और मैं जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिल जाती तब तक लड़ूंगी, क्योंकि वो भी एक आम इंसान है, नेता बन गए तो क्या वो। हमें कुछ लोगों ने कहा कि आपने पहले तो नेहाल जी को नहीं नाम लिया था, फिर बाद में उनका नाम लिया क्योंकि वो मंत्री हो गए हैं, इस तरह की बात है? नहीं, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। जो अभी पिछले दिनों आया वो सब अफवाह थी और हमने गंगानगर में बताया था, ऐसा मैंने कोई बयान नहीं दिया है। और कौन लोग आपको जो पहचान सकती हैं आप जिनके साथ जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया गड़बड़? मेरे सामने आने पर मैं उनको पहचान सकती हूँ। कुछ पुलिस ऑफिसर भी इसमें शामिल थे? हाँ जी, वो भी आते थे वहाँ पर? हाँ जी। तो ये बड़ी वजह तो नहीं है कि पुलिस ऑफिसर भी जब शामिल हो तो फिर कैसे काम करेगी पुलिस? ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं, कुछ नेता है और कुछ पुलिस में अफसर है, सब इसलिए मामले को दबाए हुए थे। इतने 3-4 साल हो गए मुझे भटकते हुए, जो हमसे बन पड़ा वो हम लोगों ने किया था, और इसमें अभी तक उन लोगों ने दबा के रख रखा था। अब जब सम्मन भेजे हैं तो उम्मीद है भी न्याय इस बार जरूर होगा। पुलिस और राजनेता जो है मिले हुए हैं, आपको लगता है? हाँ जी, ये सब राजनेता और पुलिस मिली भगत है, इसीलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रही हूँ, इसमें सीबीआई जांच करवाई जाए। लेकिन लड़ाई लड़ने की हिम्मत है अभी आप में? मेरे में हिम्मत भी है, और जो मैंने ठान लिया है, पहले जब उसकी शादी हुई थी उन लड़कियों ने इस मामले को दबा के रखा है। ऐसे हजारों मामले होते जो लड़कियां दबा लेते हैं उनके परिवार वाले, और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर
ऐसा न्याय बढ़ता चला जाएगा। आपकी दूसरी शादी हुई थी ना उनके साथ? हाँ जी। तो पहली जो शादी हुई थी वो भी इसी वजह से छूट गई थी? हाँ जी, उन लोगों ने भी यही इसी वजह से वो भी अपनी बेटी को वापस ले गए। उन लोगों ने भी मामला नहीं उठाया। अगर वो उठाते तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता। पहले आपको जानकारी नहीं थी ऐसा? नहीं जी। क्या आप कहना चाहती हैं लड़कियों को, लड़कियों के माँ बाप को, कि किस तरह से सावधानी बरतें कि इस तरह की गड़बड़ किसी और के साथ नहीं हो? मैं और उन लड़कियों के माँ बाप को कहना चाहूंगी भी जिनके साथ ऐसा कुछ होता है वो अपनी आगे आए और इस लड़ाई को लड़े, और ताकि कुछ मेरा भी साथ दे, और ताकि किसी और लड़की के साथ कभी कुछ ऐसा ना हो। लेकिन ये आपका तय जो होता है वो अपनी आगे आए और इस लड़ाई को लड़े, और ताकि कुछ मेरा भी साथ दे, और ताकि किसी और लड़की के साथ कभी कुछ ऐसा ना हो। लेकिन ये आपका तय है कि आप लड़ाई लड़ती रहेंगी? हाँ जी, ये मैं जब सरकार तक साथ दे, जब तक आप जिंदा हैं तब तक? हाँ जी। आपको लगता है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? अभी तो आपकी उम्र शुरू हुई है। मुझे पता है मुझे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, और मैंने ये तय कर रखा है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं ये लड़ाई लड़ूंगी जी। और सपोर्ट मिले ना मिले तब भी? हाँ जी, सपोर्ट मिले या ना मिले, सरकार सहयोग करे या ना करे, तब भी मुझे ये लड़ाई लड़नी है। जब तक इन लोगों की सजा नहीं मिल जाती तब तक मैं लड़ूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और हम चाहेंगे कि आप अपनी लड़ाई को जीतें और आपको न्याय हासिल हो। श्री गंगानगर में मेरे सहयोगी हरदेव सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मैं विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन। उधर पीड़ित महिला के वकील KCR यादव के मुताबिक पीड़ित का शोषण नशा देने के बाद किया जाता था। न्यूज नेशन ने पीड़िता के वकील से खास बातचीत की और जाना क्या है पीड़ित पक्ष के आरोप। हमारे साथ बात करने के लिए पीड़िता के वकील चंदूराम यादव जी मौजूद हैं। उनसे आपकी बात कराते हैं कि मेघवाल की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ भी सकती हैं और जो दस्तावेज हमारे पास हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सर, ये जो तमाम दस्तावेज हैं, FIR से लेके जो बयानों के गवाह हैं, क्या भूमिका है मेघवाल की, और उनको मिला के जो 17 आरोपी हैं उसमें कौन कौन है? पीड़िता द्वारा जो कोर्ट में इस्तगासा पेश किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से कथन किया गया था कि इन आरोपीगण द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद में जब पुलिस के अंदर 161 के स्टेटमेंट हुए उसमें भी उसने आरोप दोहराए थे और ये स्पष्ट रूप से कथन किया था कि उसके साथ इन लोगों द्वारा दुष्कर्म कारित किया गया है। क्योंकि पुलिस द्वारा उसके 164 के स्टेटमेंट नहीं करवाए गए और जो क्लोजर रिपोर्ट थी वो कोर्ट के अंदर पेश कर दी। कोर्ट के अंदर उस क्लोजर रिपोर्ट को पीड़िता द्वारा बिंदुवार प्रोटेस्ट किया गया। लोअर कोर्ट द्वारा उस प्रोटेस्ट रिपोर्ट को स्वीकार किया गया तथा उन संपूर्ण तथ्यों के आधार पर जो कमियां रही, उन कमियों के आधार पर जो लीगल लकुने रहे, लोअर कोर्ट ने जिन लीगल पॉइंटों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन सब के आधार पर पीड़िता द्वारा रिवीजन कोर्ट में रिवीजन पेश की गई है। पीड़िता ने आरोप क्या लगाए हैं पीड़िता ने, और कौन कौन नाम है इसमें मुख्य तौर पे? पीड़िता द्वारा यह स्पष्ट रूप से आरोप लगाए गए हैं कि उसका जो पति है उसे जयपुर में जब लेके आया था तो उसको खाने की चीजों में कुछ पदार्थ नशीला डालकर उसको खिला देता था, जिससे उसको बेहोशी सी हो जाती थी तथा उस बेहोशी के दौरान उसके द्वारा उस पर कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया। जब इस बात की जानकारी पीड़िता ने अपने पति को बताई कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तब उसके पति द्वारा यह खुलासा किया गया कि इन व्यक्तियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है तथा उसके पति द्वारा दुष्कर्म करने के दौरान उन व्यक्तियों की पीड़िता के साथ सीडी भी बना रखी है। इसके अंदर उसके पति ओम प्रकाश गोदारा का नाम है, जो केंद्रीय मंत्री हैं निहाल चंद मेघवाल उनका नाम है, RPS अनिल राव का नाम है, पुष्पेंद्र भारद्वाज का नाम है, राधेराम गोदारा का नाम है, विकास अग्रवाल का नाम है तथा अन्य कई आरोपीगण हैं जिनका नाम पीड़िता ने स्पष्ट रूप से बताया है। आपने बताया कि FR लगा दी गई और 164 के महिला के बयान नहीं हुए, ऐसा क्या कारण रहा कि उसके बयान नहीं हुए? क्या अब निहाल चंद मेघवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या साथ में उनके और जितने भी आरोपी बने हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? पीड़िता द्वारा रिवीजन जो पिटीशन फाइल की है उसमें स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि इन लीगल आधारों पर उसकी जो रिवीजन पिटीशन है स्वीकार की जानी चाहिए। 20/8/2014 को रिवीजनल कोर्ट में सुनवाई होगी। उस सुनवाई के दौरान पीड़िता अपना पक्ष रखेगी तथा उसे पूरी उम्मीद है कि उसका पक्ष सुनकर न्याय सम्मत जो भी रिवीजनल कोर्ट है वो आदेश देगी तथा उसे न्याय मिलेगा।
क्या ये डिमांड किया जा रहा है आपकी तरफ से कि पीड़िता अपना मेडिकल करवाए या फिर 164 के बयान पुलिस को करवाए, इस तरीके की कोई मांग रखी जा रही है? मेडिकल पुलिस द्वारा करवा लिया गया था तथा इस स्टेज पर मेडिकल का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि मामला अभी न्यायालय में लंबित है, इसलिए मेडिकल बाबत किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की गई है। आखिरी सवाल, कानूनी पहलुओं को देखते हुए क्या अगला स्टेप होगा? हमें पूर्ण विश्वास है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा तथा पीड़िता द्वारा जो रिवीजन पिटीशन पेश की गई है वो स्वीकार होगी तथा आरोपियों के खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कुल मिलाकर साफ है कि निहालचंद मेघवाल समेत तमाम आरोपी हैं जिनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ है। बहरहाल 20 अगस्त का समय दिया गया है जब कोर्ट में ये फिर से इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं बहस होगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये साफ हो गया है कि निहालचंद मेघवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, जयपुर। तो पीड़ित महिला प्रधानमंत्री से इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन इस बीच खबर है कि बीजेपी और केंद्र सरकार ने आरोपी मंत्री को एक आंतरिक जांच के बाद क्लीन चिट दे दी है। रेप के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल अपने राजनीतिक जीवन की सबसे मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में पार्टी और सरकार निहालचंद के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंतरिक जांच में निहालचंद को क्लीन चिट दे दी है। शुक्रवार को निहालचंद ने गृह मंत्री से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस मुद्दे से जुड़ी दस्तावेजों की जांच के बाद निहालचंद को हरी झंडी दे दी है। नहीं, देखिए, बीजेपी अपना पक्ष रख चुकी है कि निहालचंद पर जो एफआईआर हुआ था, न पहला एफआईआर न दूसरा एफआईआर, उसमें कहीं पर जिक्र उनका नहीं था। फिर पुलिस ने जांच करके, जो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उसने जांच करके रिपोर्ट दी और आज कांग्रेस के वर्कर हंगामा कर रहे हैं। उन्हीं की सरकार में तो जांच करके उनको क्लीन चिट दी गई। तो ये सवाल देश के सामने है कि कांग्रेस जानबूझकर इसको इश्यू बना रही है, जो कोई इश्यू नहीं है। सरकार के रुख को देखते हुए कांग्रेस ने अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। कांग्रेस अब बीजेपी सरकार पर महिलाओं से जुड़े अपराधों में दोहरा मापदंड अपनाने के आरोप लगा रही है। देखिए, फिर जो कसनी और करनी में फर्क है वो उजागर हो रहा है कि जब आप विपक्ष में हैं तब आप सत्ता पक्ष से उम्मीद करते हैं कि वो एक नैतिक मापदंड अपनाएं, और जब आप खुद सत्ता में आ जाते हैं तो वो सारे जितने नैतिक मापदंड हैं उनको नकार देते हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस निहालचंद के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। निहालचंद की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार पर अपने मंत्री को बचाने का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस की आलोचना को बीजेपी कुछ खास भाव देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। गैर जरूरी, गैर जिम्मेदारी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के वो जिस तरह से फिर से एक बार जो सड़कों पर दिखाई पड़ रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस जो है वो सुधरने को तैयार नहीं। जो कुछ बची कुछ जनता सुधार देगी उसको। निहालचंद के मुद्दे पर केंद्र सरकार काफी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सूत्रों की माने तो निहालचंद पर लगे रेप के आरोपों के बाद इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद की थी, जो एक बड़े वकील भी हैं, और दस्तावेजों को खंगालने के बाद सरकार ये मानकर चल रही है कि निहालचंद के खिलाफ दिए गए सबूत बेहद कमजोर हैं। इसीलिए सरकार निहालचंद के समर्थन में डटी हुई है। टीम न्यूज नेशन। निहालचंद से जब इस बाबत मीडिया ने सवाल पूछा तो मंत्री जी कुछ भी कहने को राजी नहीं हुए। इस्तीफा देने वाले हो क्या? क्यों? मैं क्यों दूंगा? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, आपको पता है सारे कहानी का नो कमेंट्स। मेरी सुनो मोदी जी, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन।